स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो अब ये हम सेकंड पार्ट लेके आए वीडियो का, मतलब इसके अंदर जो पटवारी का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट 23 अक्टूबर को, उसका कंप्लीट जीके के अंदर जितने भी सवाल पूछे गए थे राजस्थान जीके, शुरुआत करेंगे राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, उसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, आप देख सकते हैं। ये सेकंड शिफ्ट की है और यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 70 to 80% रिपीट होते हैं वापस के वापस। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिया है सिलेबस तो इनको जरूर देखें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज है, तो ये सेकंड शिफ्ट है, 4 हुई थी, तो दूसरी वाली हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलो पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। तो ये क्वेश्चन आया था, अब ये कृषि से रिलेटेड था। तो ये जो हकत बहत का अर्थ है ना, इसका मतलब होता है जो भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है, मतलब सिंचाई और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, यानी कि ए। जो इसमें ए ऑप्शन है वो सही है, तो ए इसका सही आंसर होगा। आगे आ जाओ 122 में। अब ये पूछ रहा है 56 बेसिन किस जिले में है, 56 बेसिन किस जिले में है। तो अब आपको पता है कि 56 बेसिन कहाँ पर है। अरे जैसे ये अपना पूरा राजस्थान है, मान लो ऐसा कोई नक्शा है, तो नीचे से अपनी माही नदी आती है। ठीक है, माही नदी आती है ना नीचे से, बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा के खादू गांव से, तो बांसवाड़ा फिर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर से होके निकल जाती है वापस। तो ये जो माही नदी बनाती है ना बेसिन, ये 56 का मैदान उसे बोलते हैं। तो वो 56 बेसिन वहीं पे है, कहाँ पे, अपना बांसवाड़ा में है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ही हो जाएगा 122 का, बांसवाड़ा। आगे चलो, दामनी, मारवाड़ में दामनी क्या है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मारवाड़ में दामनी, ये भी प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, जो पटवार में भी रिपीट हुए हैं ना। ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है, ये पटवार में रिपीट हुए। तो ये दामनी होती है एक प्रकार की ओढ़नी, एक ओढ़नी होती है ना जो मारवाड़, उसको दामनी बोलते हैं। जो होंगे वहाँ से जोधपुर साइड से उनको पता होगा, एक प्रकार की ओढ़नी होती है। तो बी आंसर हो गया 123 का। नेक्स्ट में आ जाओ, कछवास राजवंश के संस्थापक कौन थे। अब बताओ, जो कछवास कहाँ पे है, आमेर में। आमेर में जो संस्थापक थे शुरू में, जो कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे, तो शुरू में थे दूले राय। दूले राय, ठीक है। दूले राय का एक और नाम था, क्या था, तेजकरण। दूले राय का एक और नाम था तेजकरण। तो दूले राय या तेजकरण उनको बोल सकते हैं हम, यही संस्थापक थे। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब इनके बारे में एक और, ये दूले राय जो थे ना, इन्होंने 1137 ईस्वी में दौसा के बड़गुजरों को हराया था और वहाँ को फिर दौसा को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले इन्होंने दौसा को अपनी राजधानी बनाया था 1137 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, सेकंड राजधानी इन्होंने रामगढ़ के मीणाओं को हराया। सेकंड टाइम पे रामगढ़ के मीणाओं को हरा के उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब वहाँ पर जमवाय माता, इन्होंने क्या किया, वहाँ जमवाय माता का मंदिर बनवा दिया। ठीक है, तो तब से उसे हम क्या बोलने लग गए, जमवा रामगढ़। आपने सुना ही है, जयपुर में है कौन, जमवा रामगढ़, है ना, जमवा रामगढ़। तो तब से ही हुआ है। उसके बाद फिर इनके बाद एक और शासक आए थे जिनका नाम कोकिल देव था, और कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया था। ये भी पूछ सकते हैं कि आमेर को राजधानी किसने बनाया। तो आमेर को अगर पूछे ना आपसे, तो उसके लिए किसने बनाया था, कोकिल देव ने। ठीक, तो इतनी चीज़ें मतलब हम रिवाइज कर सकते हैं इनसे क्वेश्चन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूल्हे राय हो जाएगा। और अगर आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं क्या, कि जो आमेर के कछुआ है उनकी कुलदेवी कौन है। अब बताओ आप, आमेर के कछुआ है उनकी कुलदेवी, कुलदेवी का नाम क्या होगा, कुलदेवी कौन होगी। तो इनकी कुलदेवी है जमवाय माता। ठीक, इन्हीं का इन्होंने मंदिर बनवाया था, तो उस जगह को ही जमवा रामगढ़ बोलने के। इनकी कुलदेवी का नाम है जमवाय माता और आराध्या देवी का नाम है शीला माता। ठीक, आराध्या देवी ध्यान रखना, आराध्या देवी है शीला माता। कौन सी माता है, शीला माता आराध्या देवी है इनकी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, ये प्रिंसिपल सीट राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। अरे यार आपको पता ही है कहाँ पर है, जोधपुर में है। ठीक, प्रमुख पीठ अपनी जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो कुछ बुक दे रखी है और उनके राइटर दे रखे हैं, है ना। ये बुक दे रखी है और राइटर को मैच करना है। तो आपको अगर इसमें से एक दो भी आते हैं ना, तो आप इजीली मैच कर सकते हैं। जैसे जो अब ये दे रखा है, पहली बुक है राधा। अब इसके पुस्तक राधा के कौन से होंगे, ये पूछा है इसके अंदर। दूसरी बुक है मरुमंगल। तो अभी देखते हैं राधा में कौन सा आंसर सेट हो रहा है। तो राधा वाला ऑप्शन जो है, ये आपका आएगा इसके अंदर सत्य प्रकाश जोशी। ये सेट है इसका, मतलब ए में आना चाहिए थर्ड। ठीक है, अब मरुमंगल का बी के अंदर आपका आएगा सुमेर सिंह शेखावत, यानी कि फर्स्ट। और सी के अंदर सेकंड, यानी कि बाथा में भूगोल जो बच के वही। 3-1-2 किस में देख लो, बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये याद रखना आप। ठीक है, ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं और मैच द कॉलम में भी पूछ सकते हैं। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। 127 देखो, कौन सा स्थल राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था। अब जैसे ही ऐसे मुझे याद कर लिया करो, कौन कौन से थे सर। नसीराबाद, नसीराबाद था अजमेर में, है ना। कहाँ था, अजमेर में, तो अजमेर तो था।
नसीराबाद के नीमच, नसीराबाद के बाद नीमच, नीमच के अलावा और कौन सा था, देवली, है ना, टोंक में। नसीराबाद, नीमच, देवली, टोंक हो गया। उसके बाद एरिनपुरा, पालीवाला, है ना, कल देखा ही था ये सवाल, एरिनपुरा ये पालीवाला भी था। तो ये भी था, ये भी था। आहुआ में तो अपने युद्ध ही हुए थे, है ना, आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, है ना, उनके तो युद्ध ही हुए थे। और तो जयपुर, इसमें कोई ऑप्शन, जयपुर में कोई भी केंद्र नहीं था, ठीक है। और खैरपुर में था एक, है ना, खैरपुर में भी था, उदयपुर में जो था, ठीक है। 6 जगह थी अपनी छावनी। तो ये सारे हो गए अपने क्रांति का केंद्र। नहीं था पूछ रहा है, तो इसलिए जयपुर में नहीं था। डांस परफॉर्म बाय गरासिया, तो देखो गरासिया जनजाति जो होती है उनकी ट्रिक है, ये याद रखना आप, गोर, गोकुल, मामो, जवान, ये ट्रिक है इसकी, गोकुल, मामो, जवान। अब इसकी ट्रिक का देखो कैसे, गो से हो गया गोर, ठीक है, गोर, गोर, इससे गोर। उसके बाद कू से हो गया कूद, लूर, ठीक है। माँ से मांदड़, मो से मोरिया, जैसे जवारा, वा से वालर, ठीक है। और ये वालर जो है ना बड़ा फेमस है गरासिया का, वालर जो है ये जो डांस है, क्योंकि इसमें बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये पूछते हैं बिना वाद्य यंत्र के कौन सा किया जाता है, तो वालर डांस किया जाता है गरासिया के द्वारा। तो इसमें जो ये वालर है ये ऑप्शन सही है। अब बाकी देख लो, घुड़ला ये तो मारवाड़ में किया जाता है, आपको स्टोरी पता है इसकी। अब ये देखो पणिहारी और संकरिया ये कौन करता है, तो जो कालबेलिया जनजाति होनी है उनकी ट्रिक है, कालबेलिया की बाईपास, कालबेलिया की ट्रिक है, वो कौन कौन से नृत्य करते हैं, बाईपास। तो बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, पै से पणिहारी, सै से संकरिया। तो ये संकरिया और पणिहारी ये सब कौन से कौन हो गए इसके अंदर, कालबेलिया जनजाति करती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कालबेलिया करती है इसको जनजाति। नेक्स्ट में आ जाओ, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत देखो। अब एक लिंग जी उदयपुर, अरे आपको पता ही है, ये तो मेवाड़ में कुंभा जी के टाइम से है ये। उसके बाद करनी माता देशनोक बीकानेर, चूहों की देवी इन्हें बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। डी पार्ट देखो मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता, ये भी सही है। बच कौन सा गया, सूर्य मंदिर, ये यानी है भाई, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें देखो बैटल जो हुई थी, युद्ध जो हुए थे उनको आपको अरेंज करना है कालक्रम के अनुसार, मतलब कब कब हुए थे। तो देखो जब हम बयाना की बात करते हैं तो बयाना हुआ था 1527 में, 1527 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, राणा सांगा वर्सेस बाबर, है ना, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। खातौली, खातौली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में, लगभग 1517 के आसपास हुआ था। खातौली, बाड़ी, गागरोन, ऐसे याद रखना, खातौली, बाड़ी, गागरोन, 1517, 1518, 1519, ठीक। खातौली, बाड़ी, गागरोन, तो गागरोन जो हुआ था 1519 में हुआ था। तो एक बार सिंपल सा लिख देते हैं इसके अंदर, फिर आपको ईजी हो जाएगा। गागरोन हुआ था 1519 में, खातौली हुआ था 1517 में, ये हुआ था 1527 में। अब बताओ सबसे पहले कौन सा हुआ था, अब आपको दिख भी क्या होगा ये इसके अंदर, एक मिनट, ये देखो सबसे पहले ये हो गया आपका, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में तो पहला नंबर आएगा, उसके अलावा सेकंड पहले आएगा और फिर थर्ड आएगा, मतलब 2 3 एक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था, तो आपको पता ही है पहले राजस्थान में चलता था राज प्रमुख, और उसके बाद जो अगला पद आया था वो था राज्यपाल। तो राज प्रमुख का जो पद था वो 1 नवंबर 1956 को ख़त्म कर दिया गया था, जब राजस्थान का एकीकरण का 7वां चरण था, और तब से हम राज्यपाल कहते हैं। और पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा फर्स्ट 131 में, ठीक है, कि 1 नवंबर 1956 को ख़त्म कर दिया था। और हमारे जो राज प्रमुख थे, पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, और जो पहले राज प्रमुख थे वो कौन थे, मान सिंह थे, जो जयपुर के राजा थे उस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, अब ये पूछता है बेमेल कौन सा है, कौन सा। अब देखो सरिस्का अलवर में है सर, बिल्कुल ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान सर, ये तो भरतपुर में है, करौली में नहीं है। तो बेमेल यही आंसर हो गया इसका, 20 का करेक्ट आंसर हो गया। और भी देख लो ऑप्शन, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर दोनों में है, सही ऑप्शन है। रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आगे आ जाओ, तारागढ़ फोर्ट पूछिए मैच, आपको पता है यार तारागढ़ कहाँ पर है, तारागढ़ है सर अजमेर में, है ना, तारागढ़ अजमेर में। तो ए में आएगा सेकंड। जयगढ़, जयगढ़ तो नाम से ही दिख रहा है, जयपुर, फोर्थ आ गया। सी में देख लो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, थर्ड, बघेरवाल जैन जीजा शाह ने बनवाया था। डी पे आ जाओ, मेहरानगढ़, ये हमारे जोधपुर में है। 2 4 3 एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था, तो इनका कार्य क्षेत्र याद रखना मेवाड़ था, ठीक। चलो, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है,
तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो है आर्टिकल 156 में, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट हो गया ए। अब जो भी ऑप्शन दिए रहे उनको सबको देखा करो एक बार, ठीक है। अब जैसे इसमें 163 है, 163 क्या कहता है कि गवर्नर के लिए यानी कि राज्यपाल के लिए एक कार्यपालिका होगी, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है, कार्यपालिका उसे बोलेंगे, मतलब कि मिनिस्टर्स काउंसिल बनाते हैं ना, जैसे अपने सीएम होते हैं उसके साथ और भी हर एक चीज़ का मिनिस्टर होता है, तो वो होगी। 163 में तो ये लिख रहा है। उसके बाद अगले में क्या लिख रहा है 164 में कि सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। सीएम को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। बाकी मंत्रियों को भी, मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को नियुक्त करेगा राज्यपाल, ठीक है, सही है। और 158 देख लो क्या लिख रहा है, 158 का मतलब होता है 158, इसका मतलब होता है कि गवर्नर जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट यानी कि संसद का या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, ये 158 में लिख रहा है। 159 सबसे इंपॉर्टेंट, 159 में है राज्यपाल की जो शपथ है। राज्यपाल की शपथ किस में है, 159 में, ध्यान रखना भाई, 159 में राज्यपाल की शपथ है। बस ऐसे रिवाइज कर लिया करो इससे पीछे वाले। अब 136 में आ जाओ, नीमू चाणा किसान आंदोलन, हत्याकांड हुआ था नीमू चाणा में। पहले तो बताओ ये जगह कहाँ पर है, यहाँ से कितनी बातें याद रखनी है, अलवर में है सर, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ए, पहली बात। अब सुनो, नीमू चाणा में क्या हुआ था, 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को किसानों की एक बैठक हो रही थी। उसके ऊपर एक कमांडर था छाजू सिंह, कमांडर छाजू सिंह, उसने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। इस गोलियां चलाने की वजह से लगभग 200 किसानों की मौत हुई थी, लगभग 200 किसान, घर जला दिए थे लोगों के, पशु काफ़ी जल गए थे इसके अंदर। तो जब महात्मा गांधी ने सुना ना, तो गांधी जी ने कहा था इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक विध्वंस बताया था, और इसको दोहरा हत्याकांड कहते हैं, क्योंकि इसमें पशुओं की भी मौत हुई थी, लोगों की भी मौत हुई थी, लगभग 200 किसान मारे गए थे। और इस कमांडर छाजू सिंह को कहते हैं राजस्थान का जनरल डायर, ठीक है। और कारण क्या था एक्चुअली, उन्होंने, देखो ये भी सुन लो, कारण क्या था कि वहाँ जंगली सुअर रहते थे पहले, ठीक है, जंगली सुअर उनकी खेती खराब कर देते थे। तो लोगों ने राजा से शिकायत की कि हम इन्हें मार सकते हैं, क्योंकि ये भी पहली चीज़ पूछनी पड़ती थी कि हम इन्हें मार सकते हैं या नहीं। तो जंगली सुअर के बारे में उन्होंने कहा कि ठीक है मार दो, लोगों ने मारना चालू कर दिया। पर राजा ने क्या किया, कर पहले 50% होता था, उससे 80% कर दिया। तब उन्होंने जाके आंदोलन किया था, और उसके अंदर छाजू सिंह ने गोलियां चलवा दी थी। और अलवर की बात है ना, 200 लोग मारे गए थे। छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर बोलते हैं। ये चीज़ें इतनी आपको ध्यान रखनी है इससे। अब आप आगे आ जाओ, इसमें लिख रहा है कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। तो देखो निहाल चंद ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये कई कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये शैली आपने पढ़ी होगी, किशनगढ़ शैली के अंदर है, कौन सी है, किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के अंदर बणी ठनी का चित्रण इन्होंने किया है, बणी ठनी, बणी ठनी जिसे राजस्थान की मोनालिसा भी बोलते हैं, उनका चित्रण इन्होंने ही किया है। और यहाँ पे जो राजा थे इनके, मोरध्वज निहालचंद बोलते थे इनको, वो थे सावंत सिंह। ये राजा खुद भी बड़े अच्छे चित्रकार थे, सावंत सिंह। सावंत सिंह या नागरीदास, ये इन्हीं के ही नाम है, क्या, सावंत सिंह और नागरीदास, इन्हीं के ही दो नाम है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। महाराणा सावंत सिंह और नागरीदास जो थे, इनके काल को इसमें स्वर्ण काल माना जाता था, ठीक है। और स्वर्ण सिंह के समय मोरध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया था, और एरिक डिक्सन ने इस बनी ठनी को ही राजस्थान की मोनालिसा कहा था। इतनी बातें ध्यान रखना आप। आगे आ जाओ, आगे है हवा महल के बारे में आपका क्वेश्चन है, ये देखो। हवा महल में 5 मंजिला इमारत है, हवा महल सवाई। अब इसके बारे में आपको देखो, हवा महल 5 मंजिला इमारत है, बिल्कुल सही है। शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम है शरद, भाई नाम भी पूछ लेते कई बार। शरद, इसका नाम रतन, इसका विचित्र, इसका प्रकाश और हवा, ये सब मंदिर है। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, इनके नाम है। और दूसरी चीज़ ये कि पहला सही है। निर्माण इसका किसने कराया था, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में, ध्यान रखना, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें 983 झरोखे हैं। तो यार ये झरोखे जो विंडो बताई जाती है 953, और तीसरा गलत है, तो इसमें सिर्फ पहला और दूसरा सही है ना। तो इसमें बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक। आगे चलते हैं। हाँ ये देखो 953 विंडो, आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद आम चुनाव में, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आम चुनाव में एक आदमी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, बिल्कुल, हम देते हैं ना सरपंच वगैरह का वोट, सही बात है। उम्र 18 से कम नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार में लाभ के पद पर नहीं हो, यार ये गलत है। चाहे हम सरकारी नौकरी में लगे हो चाहे ना लगे हो, कुछ भी करते हो, तो वोट तो हम देंगे ही देंगे। तो इसलिए पहला और दूसरा ही सही है इसके अंदर, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही है 139 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्या है कि
कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो ये तो आपको पता ही होगा कि राव मल्लीनाथ जी थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी, तो इसका भी डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलो। विच टाइप ऑफ सारंगी इज प्लेज बाय, यानी कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो इसमें जोगिया सारंगी आंसर आएगा। ठीक, पहला ही सही है इसका। आगे आ जाओ। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु कम से कम 35, बिल्कुल सही होनी चाहिए, 35 कम से कम। और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए। एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। अब देखो पहला दूसरा चौथा किस में? बी वाले में, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। भाई लोकसभा का सदस्य होना चाहिए कहीं नहीं लिखा। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल, कई बार बनाना भी पड़ता है, अतिरिक्त कार्यभार देना भी पड़ता है ना। अब देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बैल बूटे की छपाई के लिए परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बैल बूटे के लिए जो बगरू है, बगरू अपना ये वाला बगरू, बगरू जाना जाता है जयपुर का। चलो बाकी ये वापिस याद कर लो। देखो मोलेला राजसमंद, जहाँ मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं ना, ये प्रसिद्ध है उसके लिए, मोलेला गाँव राजसमंद का। आगे आ जाओ। अब ये पढ़ते हैं हम। हाँ, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? देखो, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगम में कार्यरत सदस्य, जिले का मुखिया मंत्री। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो लोकायुक्त होता है वो किस किस की जांच कर सकता है, किस किस की नहीं कर सकता। तो देखो हमारे राजस्थान में ना बहुत कम लोग हैं जिनकी वो जांच कर सकता है। जैसे सारे मंत्री, आईएएस जो हो गए, आरएएस हो गए, जयपुर जोधपुर अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हो गए, महापौर, सभापति, जिला प्रमुख और प्रधान, इन सब की तो कर सकता है। और नहीं कर सकता, पता किन किन की नहीं कर सकता? देखो, ना तो वो सीएम को कुछ कह सकता, यानी कि मुख्यमंत्री को, तो वैसे इसका आंसर भी यही है। उसके अलावा वो विधायक, एमएलएज को भी चेक नहीं कर सकता भैया, एमएलएज को भी। उसके अलावा जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी है ना, सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गए, उनको भी। उसके अलावा सरपंच, ये जो मोटे मोटे पूछे जाते हैं, सरपंच को भी कुछ नहीं कह सकता। ये पिछली बार ये पूछा था कि किसको लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो सरपंच भी नहीं है, ना सीएम आते हैं, ना एमएलए आते हैं, और अपने रिटायरमेंट अधिकारी मैंने बता ही दिए। तो ये बस ये भी ध्यान रखना कि सरपंच को भी वो नहीं आता उसका अधिकार क्षेत्र में। तो इसका वैसे आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए है। आगे आ जाओ। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चलो, रामदेवरा मेला, ये तो हमारे जय बोलो रामदेव जी की जय, ये हो गया। और ये जैसलमेर में है ना, रामदेव जी महाराज की जय। जैसलमेर में हमको पता है, ये तो अपना बड़ा ही फेमस मेला लगता है जैसलमेर में। परबतसर नागौर में, ये भी हमें पता है, ये भी हाड़ौती का कोई सिस्टम इससे रिलेटेड नहीं है, तेजा जी का। उसके बाद पुष्कर मेला अजमेर में है, तो ये तीनों तो कट गए। उसके बाद बचा कौन? चंद्रभागा मेला, ये आपको पता ही है, हाड़ौती में लगता ही है। तो हाड़ौती आपको एरिया भी पता ही है कि भाई जो कोटा बारा बूंदी झालावाड़ है, अपना इधर वाला एरिया, उसे ही हाड़ौती कहते हैं। तो उसके अंदर ही चंद्रभागा मेला आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये देखो 146 में क्या दे रखा है कि राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये देखना है, ये संस्थान है, इसकी स्थापना है, तो ये देखना हमें कि कौन सा इसमें सही है। तो पहला देखो, पहला दे रखा है इसके अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी, और इसकी स्थापना है 1958 के अंदर। तो ये आप ध्यान रखना कि ये 1958 में ही हुई थी, सही है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 के आसपास। ठीक, तो ये गलत हो गया। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना कहाँ पर है, जयपुर में है, ये भी जयपुर में ही है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, इसकी हुई थी 1986 के आसपास, तो ये भी गलत है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये हुई थी 1969 के आसपास, तो ये भी गलत है। ठीक, तो इसमें सही सिर्फ ए है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखो, जिनमें से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखो 3 का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अशोक गहलोत है, उनका याद रखना, हमारे माननीय अशोक गहलोत जी जो है, वो 1998 से लेके, ये याद रखना उनका ना 8 नंबर सूबा है। ठीक है, तो 1998 से लेके 2003 तक वो थे, फिर वापस से 2008 में बने, ठीक, 2013 में, उसके बाद वापस से आपने 2018 में बनाया, तो 2023 तक रहेंगे। वो 3 बार बन चुके, तो अशोक गहलोत आएंगे, बिल्कुल सही है। एक तो अशोक गहलोत जी 3 बार बने हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे जी की बात करते हैं, तो ये 2 बार ही बनी है। ठीक है, मतलब अशोक गहलोत के बाद अब तक ये 2 बार ही है, तो ये तो 3 बार होंगी नहीं, तो डी तो वैसे कट गया। अब बचे 3। ठीक है, अब 3 में भी मैं आपको बता देता हूँ
कि जो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी, ये भी लगभग 4 बार रह चुके हैं, तो ये 3 से ज़्यादा बार रहे हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी भी आने चाहिए, अशोक गहलोत भी आने चाहिए। उसके बाद हरदेव जोशी जी, हरदेव जोशी ये भी थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तो देख लो, हरदेव जी जिसमें है, अशोक जी जिसमें है, और सुखाड़िया जी जिसमें है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये भैरव सिंह शेखावत जी भी रहे हैं, पर इसमें शिवचरण माथुर जी नहीं रहे, तो ये क्रॉस हो गए। जयनारायण व्यास जी नहीं रहे, तो इसमें इसलिए ये गलत हो गया। बाकी मोहनलाल सुखाड़िया भी थे, तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना यार, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना चाहिए हमें। आगे आ जाओ। अब ये RSHRC दे रखा है, ये है राजस्थान स्टेट ह्यूमन ह्यूमन राइट मानवाधिकार कमीशन जो होता है ना, वो है ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसके जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो भाई इसकी नियुक्ति की जाती है, जो मुख्यमंत्री, एक वो बनती है, एक समिति बनती है, उसमें मुख्यमंत्री उसका हेड होता है और बाकी इसके मेंबर होते हैं, ऐसी समिति बनती है, वो डिसाइड करती है कौन बनेगा अध्यक्ष। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ। तिल चौथ यानी कि संकट चौथ कब मनाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखना कि जो तिल चौथ होती है वो मनाई जाती है माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा, चौथा वाला आंसर करेक्ट है इसका। आगे आ जाओ। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर अभी के लिए है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो देखो, आप इस वीडियो को कभी भी देखो तो उस टाइम इसको वर्तमान वाले को चेक कर लेना। ठीक है, फिलहाल तो देवेंद्र भूषण गुप्ता जी है, तो ये सही आंसर है, इसका सी वाला करेक्ट है। आप कभी भी पढ़ते हो, कहीं भी जाते हो, जैसे अभी देखो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पूछ लिया ना किसी भी एग्जाम में, रिसेंट जो उसका चेयरमैन है वो जरूर देख के जाया करो। ठीक है, अगर उसकी अभी भी नियुक्ति हुई है तो करंट में क्वेश्चन बन सकता है। आगे आ जाओ। अब राजस्थान जीके खत्म, अब इंडिया जीके से देखते हैं कि राजस्थान RSM SSB बोर्ड कैसे सवाल पूछता है। तो पहला ही सवाल है महाजनपद और कैपिटल, यानी कि महाजनपद और कैपिटल कौन सी है, ये हमें मैच करनी है। तो देखो काशी का तो आपको पता है सिंपल सा कि सर काशी तो वाराणसी में आ जाएगा, यानी कि ए में तो आ जाएगा सेकंड। ठीक है, ए में तो सेकंड आ जाएगा। अब देखो ए में सेकंड का एक ही ऑप्शन है, यानी कि बी। ऐसे हो जाता है कई बार, बट और भी हम तो देखेंगे कि ए में तो सेकंड आएगा। उसके बाद इसमें अंग जो थी वो आएगी चंपा में, इसकी राजधानी थी। और उसके बाद वज्जी की वैशाली थी। ठीक है, और वत्सा की कौशाम्बी थी। तो ये ध्यान रखना, 2 4 1 3 कभी भी अकेला भी पूछ सकता है, इसलिए पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये देखो इनका, इन स्मारकों का उनके निर्माण के आधार पर कालक्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो हमें पता होना चाहिए कब कब बने थे। देखो ताजमहल की अगर बात करोगे तो ताजमहल बना था लगभग 1631 में। ठीक, इंडिया गेट की बात करते हो तो ये बना था लगभग 1931 में। फतेहपुर सीकरी जो बना था वो बना था 1573 से 74 के बीच में इसका काम चल रहा था। और आगरा फोर्ट जो बना था वो लगभग बना था मेरे हिसाब से 1573 के आसपास ही बना था ये भी। ठीक है, इसी के बीच था। तो अब ये पूछ रहा है कालक्रम के अनुसार। तो देखो सबसे लास्ट में तो इंडिया गेट है, तो 2 नंबर तो सबसे पीछे आएगा। ठीक है, मतलब सबसे रिसेंट में है, तो 2 नंबर तो सबसे, अब देखो 2 नंबर इसमें सबसे पीछे कहाँ है, एक बी में है, एक सी में है। अब हमें ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा बना था। तो सबसे पहले आगरा फोर्ट बना था। ठीक, और आगरा फोर्ट से भी पहले, ये आगरा फोर्ट आ गया आपका, सबसे पहले आगरा फोर्ट बन गया था। उसके बाद फतेहपुर सीकरी आएगा, चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद आएगा अपना कौन सा, पहला, और पहले के बाद दूसरा। तो ये देखो कहाँ पर है, 4 3 1 2 कहीं दिख रहा है, 4 3, हाँ ये बी में। ठीक, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2 के अंदर। आगे चलते हैं। अब आगे आपका दे रखा है निम्न में से कौन सा युग नहीं सुमेलित है। तो ये देखो, ये यार ध्यान रखना, ये पहले ही पूछा जा चुका है। ये जो दे रखा है ना आपको, जैसे चौथा ही चेक करते हैं, रत्नावली राजशेखर है। तो यहाँ ये रत्नावली जो है ये संस्कृत का ड्रामा है। ठीक है, संस्कृत का नाटक है। तो ये संस्कृत का जो नाटक है ये किसने बनाया था, किसने लिखा था, ये लिखा था हर्षा ने, जो वर्धना डायनेस्टी के थे ना, हर्षा। तो ये रत्नावली लिखा था हर्षा ने, बट यहाँ दे रखा है राजशेखर, तो ये तो गलत है। ठीक है, ऐसे ही मृच्छकटिकम लिखा था शूद्रक ने, ये सही है। ठीक, ऐसे ही मुद्र राक्षस लिखा था विशाखादत्त ने, ये भी सही है, और ये पहला भी सही है, यानी कि पहले दूसरे तीसरे तो सही है। बट ये जो रत्नावली लिखा था ये राजशेखर नहीं लिखा था, तो चौथा गलत है।
अब ये नीचे पूछ रहा सही उत्तर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यही आने चाहिए, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, अब आ जाओ, मुगल शासक जिसने 15 साल निर्वासन में बिताए वह था। अब आपको पता ही है यार, 1526 के से 1530 तक तो बाबर था, है ना। उसके बाद हुमायूं आया था, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने दौड़ाया था फिर, ठीक है। तो यही था जिसने, बाकी तो इन्होंने मौज ही मारी थी बाद में, है ना, अकबर जहांगीर जो थे। आगे आ जाओ कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की कौन सी ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये थी राजा राम मोहन राय ने लगभग सती प्रथा के लिए जो बात उठाई थी 1829 में, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, मतलब टाइम के हिसाब से कि कैबिनेट मिशन कब आया था। अब ये हमें पता होना चाहिए कि सर ये आया था मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन ये आया था लगभग 1942 में, ठीक है। वेवल की जो योजना आई थी वो कब आई थी, वेवल का प्रस्ताव 1945 में। और माउंट बेटन का जो प्लान था वो तो हमें पता ही है, सबको याद है, 3 जून 1947, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले इसमें कौन सा है, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद 42 के बाद 45, यानी कि 3 नंबर, फिर आ गया 1 नंबर, फिर 4 नंबर, तो 2 3 1 4 है, बी में है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। आगे चलते हैं अब, हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन, तो ये आप ध्यान रखना कि जो हिंदू महासभा थी वो फाउंड हुई थी 1915, करेक्ट आंसर बोर्ड के हिसाब से यही है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। तो विनय दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, उनके साथ मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, विनय दामोदर सावरकर, और तीसरे थे लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और विनय दामोदर सावरकर, इन तीनों ने हिंदू महासभा को फाउंड किया था। उसके बाद आ गया जब आप संविधान सभा में संविधान निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में, तो बी एन राव को आप जानते ही हो, कानूनी सलाहकार भी बोलते हैं बी एन राव जी को, ठीक है। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सब ठीक है संविधान सभा वाले में। आगे आ जाओ, राइट टू एजुकेशन, यानी कि भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार अंत समाप्त स्थापित किया गया। तो आपको पता ही है 86 अमेंडमेंट जो था उसमें किया गया। अब पता है आप गलती क्या करोगे, सिर्फ 86 रटोगे, इसका ईयर भी ध्यान रखना भाई, 2002, ये बहुत पूछा जाता है ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 44 दे रखा है, 44 भी याद रखना, 44 संविधान संशोधन में जो राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, है ना, फंडामेंटल राइट में से अब वो लीगल राइट है। उसके बाद जो 91वां संविधान संशोधन है, 91वां संविधान संशोधन है, उसमें ये कहा था कि जो मंत्री होंगे वो 15% होंगे। जैसे विधानसभा में 200 मेंबर है हमारे राजस्थान में, तो मंत्री इसके 200 के 15%, यानी कि 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे सीएम को मिला के, ठीक। ऐसे ही पार्लियामेंट में ये कहा था 91वें संविधान संशोधन में कि 15% ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे उस सभा के। और 31वां संविधान संशोधन ये बच गया आपका, 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की जो सीट थी वो बढ़ाई थी, पहले 520 थी, उसके बाद 545 कर दी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, लोकसभा की सीट बढ़ाई थी 31 संविधान संशोधन में। तो ये अपने चारों क्लियर हो गए, चारों याद रखने हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर, सब ये मैं कहना भूल जाता हूँ, लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसी भी आपकी डिमांड हो, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं सर ये आंसर होना चाहिए, आप कमेंट में लिख देना, जरूर आपका इश्यू सोल्व होगा। गलती से कुछ भी छूट गया रह गया वो हम कमेंट में मेंशन कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। 17वां ये क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का क्रम चुनना है। तो देखो जो जाकिर हुसैन साहब थे उनका जो टाइम था, जाकिर हुसैन साहब का, और वीवी गिरी, के आर नारायण और बी डी जत्ती, तो आपको इन चारों का पता होना चाहिए। तो जाकिर हुसैन साहब का टाइम था 1967 तक थे ये, ठीक है, 1962 से 1967 तक थे। उसके बाद वीवी गिरी साहब ये थे 1967 में, इनके बाद यही बन गए थे, और 1969 तक थे, ठीक है। उसके बाद बीडी जत्ती साहब, बीडी जत्ती साहब का लिखते हैं तो ये है 1974 से 1979 तक, ठीक। और जो नारायण साहब है, के आर नारायण जी, वो थे 1992 से 1992 से 1997। तो के आर नारायण जी तो सबसे आखिरी में बने। तो सबसे पहले थे जाकिर हुसैन साहब, यानी कि 1 नंबर, उसके बाद वीवी गिरी साहब, उसके बाद बीडी जत्ती साहब, और उसके बाद के आर नारायण साहब। मतलब 1 2 4 3, 1 2 4 3 दे रखा है, डी में दे रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1 2 4 3। तो ऐसे क्रम में सेट करना था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। 18 सवाल में ये असर्शन रीजन है, मतलब कि आपको एक कथन देता है, तर्क देता है।
तो भारत एक लोकतंत्र है, सही बात है। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, सही बात है। अब ये पूछ रहा है ये दोनों सही है, ये दोनों तो सही है, यानी कि सी और डी तो गए। उसके बाद ये कह रहा है कि जो आर है यानी कि का तर्क है वो इसकी व्याख्या करता है। यार भारत का अपना संविधान है, इसका मतलब हम लोकतांत्रिक है, ठीक है, बट ये संविधान में ऐसा हमने लिखा है इसलिए हम लोकतांत्रिक है ना। इस ये संविधान में हमने ये लिखा है कि हमारा लोकतंत्र रहेगा, प्रजातंत्र रहेगा। तो इसकी एग्जैक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो रक्षा सेवा के लिए जो रक्षा मंत्री आएंगे इसमें वो ही उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। 21वां, इसमें ये पूछ रहा है कि जो 338 बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग किसके द्वारा। तो आपको अमेंडमेंट याद रखने हैं यार, देखो 101 संविधान संशोधन, 102 कोई सा भी पूछ सकता है, 103, 104, अभी तक तो 105 ही है। देखो रिवाइज कर लो सर, इसमें तो जीएसटी ऐड किया था, कोई टेंशन नहीं है। 102 में सर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये वही है, इसी में ही ऐड किया था 102 में। 103 भी याद कर लो आप तो कि सर 10% आरक्षण दिया था ईडब्ल्यूएस को, सही बात है। 104 भी याद कर लो कि सब SC ST का रिजर्वेशन बढ़ाया था, मतलब 10 अगले 10 साल के लिए। उसके बाद 105 याद कर लो कि जो ओबीसी की लिस्ट है वो स्टेट बनाएगा, अभी स्टेट के पास पूरी पावर है कि हम ओबीसी में किस जाति को रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ते हैं, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हो तो और भी अमेंडमेंट ऐड हो गई, तो अमेंडमेंट ऐसे याद करते रहा करो साथ के साथ। दक्खन पठार मुख्यतः बना होता है, तो इसका हमें याद रखना पड़ेगा कि ये बेसाल्ट का बना है दक्खन पठार। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल कितने हैं भारत में, कितने हैं, 18 है। 18 है टोटल भारत में। 18 में से जो अभी अभी बना है वो है पन्ना, 2020 में बनाया गया है इसको। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, 18 में। ठीक है, उसके अलावा इन 18 में से 12 जो हैं वो यूनेस्को की लिस्ट है, इन 18 में से 12 यूनेस्को की लिस्ट में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और अब इनमें देखो ग्रेट निकोबार जो है वो भी है, सुंदरवन भी है, पश्चिम बंगाल वाला अपना नंदा देवी भी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी ये नहीं है, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगर आपसे पूछता ना मन्नार की खाड़ी, तो वो तो है, मन्नार की खाड़ी तो है, पर कच्छ की खाड़ी जो है ना ये नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है। तो देखो 4 राष्ट्रों से तो मैं जुड़ा नहीं कोई भी, है ना, 3 से जुड़े हैं, 3 प्लस से काफ़ी हैं। जैसे सिक्किम है, वो 3 जो अपने कंट्री है साइड वाले उनसे बनाता है ना, नेपाल से बनाता है सिक्किम जो है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी 3 से बनाता है, ठीक, नेपाल से भूटान से ये बनाता ही है सिक्किम तो। और ये बनाता है म्यांमार से बनाता है, चाइना से बनाता है ना, तिब्बत से। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और एक जम्मू कश्मीर भी है, ये भी 3 से बनाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल ये भी बनाता है 3 से, बांग्लादेश से बना रहा है, भूटान से बना रहा है, नेपाल से बना रहा है वेस्ट बंगाल। तो 3 3 वाले याद रख लेना। ठीक है, 4 का इसमें तो कोई होगा नहीं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 का कोई नहीं। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। तो अब देखो देसी भाषा में बात करते हैं, ये अपना हम पढ़ते हैं कि साहब ये जो लाइन है इसे इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री की लाइन है। यहाँ से आपकी जाती है 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा, ये साहब आपकी कर्क रेखा। यहाँ से जाती है आपकी 23.5 ये मकर रेखा। और भारत कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर है, हम यहाँ पर है। अब देखो सर्दियों में क्या होता है, दिसंबर में सूरज जो होता है और हमारा डिस्टेंस यहाँ होता है सन, ठीक, सूरज यहाँ पे आ जाता है, यानी कि हम काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, धूप सीधी पड़ती नहीं है। तो जब धूप पड़ेगी सबसे ज़्यादा यार, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ेगी हमारे नीचे वाले हिस्से पे, और हमारे सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या है, तमिलनाडु, और वहीं पे क्या है हमारा कन्याकुमारी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और अगर आपसे गर्मियों में पूछे ना जून में, तो जून में सूरज यहाँ पे होता है, तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा फिर धूप पड़ती है, गर्मी तो होती है। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का, अरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पड़ती है, तो अब राजस्थान का देख लो। अब राजस्थान में तो हमारा, अगर ये राजस्थान है तो सबसे नीचे हमारा बांसवाड़ा आता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे बांसवाड़ा में पड़ती है फिर भैया। और उसके ऊपर अगर सबसे कम पूछते हैं सबसे तिरछी रेखा कहाँ पड़ती है, तो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ है ऊपर, तो उन पर तिरछी रेखाएँ पड़ती है, तो ये रीजन है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कन्याकुमारी पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी सर्दियों में, यानी कि दिसंबर में।
आगे आ जाओ। अब ये पूछ रहा है इनको मैच करना। देखो भिलाई कहाँ पर है, दुर्गापुर। अब आपको एक बात बताऊँ, आपको ये तो पता है सर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, यानी कि सर बी में तो 5 आएगा। अब देखो अब बी में 5 दे रखा है किसी में, ये देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये आपका डी आंसर हो गया, पर अपन सारे देखेंगे, ठीक है। देखो भिलाई जो है, भिलाई, ये भिलाई कहाँ पर है, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक। भिलाई है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ए में आपका आ जाएगा 3। उसके बाद दुर्गापुर आपने देख लिया वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कहाँ पर है, राउरकेला है आपका उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद जमशेदपुर, ये तो आपका झारखंड में है, ठीक। तो 3 5 2 1, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ऐसे करना होता है मैच। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थी के अनुसार सही है। तो देखो उत्तर से दक्षिण चलते हैं। देखो यार ये वो मत बुरा मत मानना, ये मैं थोड़ा सा है ना देसी भाषा में ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको बस समझ आना चाहिए। तो आपको पता है ये अगर हमारे यहाँ हिमालय हमारे यहाँ है, और हिमालय से ऊपर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और ट्रांस हिमालय में 4 है हमारे, कौन सा है, काराकोरम, ठीक। काराकोरम है सर सबसे ऊपर, काराकोरम के नीचे लद्दाख, ठीक। और लद्दाख के नीचे जास्कर है, ठीक है भाई। क्या है, सबसे ऊपर काराकोरम है सर, उसके नीचे लद्दाख है, ठीक। उसके नीचे जास्कर है, ये तीनों है। तो ये तो लाइन से है, ये ट्रांस हिमालय खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा अगले हिमालय के जो 3 पार्ट हैं वो स्टार्ट होता है, और उसमें सबसे ऊपर है पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल, ठीक। तो ऐसे ही लाइन से ही है, ये एक्चुअली यही लाइन से रखे हैं, यानी कि सबसे ऊपर तो काराकोरम हो गया एक, लद्दाख, जास्कर, और नीचे पीर पंजाल। और पीर पंजाल के साथ है पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत। ये ऐसे लाइन से है, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत। तो आपको तो इसमें देखना तो 1 2 3 4, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये राजस्थान की ज्योग्राफी है, मतलब सॉरी इंडिया की ज्योग्राफी। अब देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। अब कर्क रेखा आपको पता ही है, अगर ये हमारा भारत है, हमारा भारत महान, अब यहाँ से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा जाती है, ठीक है। 23.5 डिग्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जाती है। वो 8 राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से जाती है। अब उनकी ट्रिक है, क्या है, गुरूम छज्जा पवित्रम। क्या है ट्रिक, देखो गुरूम, गु रू में छज्जा, छज्जा पवित्रम, पवित्रम। 8 कौन कौन से, अब लाइन से ही है देखो। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पै से पश्चिम बंगाल, तै से त्रिपुरा, मै से मिजोरम। इन 8 से जाती है, ठीक। अब इसमें देखो सिर्फ एक कौन सा दे रखा, मध्य प्रदेश दे रखा है, बाकी और से कहीं जाती नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बस कर्क रेखा याद रखनी थी, आपको याद भी होगी। आगे आ जाओ। ये करंट का क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि देखो वैसे करंट के क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड किए भी नहीं, है ना। बट ये था, ये हमें ध्यान भी होना चाहिए यार। क्या है देखो, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत, अभी समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 साल में एक बार निकलते हैं, उस पुष्प का नाम बताइए। तो हमें ये कभी पूछ सकता है कि 12 साल में एक बार निकलते हैं, उसका नाम बताओ। तो उसका नाम क्या है, नीला कुरंजी, ठीक। इसका बी करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रख लेना। उसके बाद आगे आ जाओ। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में, ये जो अभी का ही क्वेश्चन था, मैंने बताया ना आपको अध्यक्ष के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी अभी अपॉइंट हुआ है, अभी अभी लगा है, तो उसका ये आ गया इकबाल सिंह लालपुरा। ये भी करंट का ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे जाके आपकी पूरी जीके नहीं बच रहा, हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया आपके। ये पटवार का 23 का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था ये खत्म कर दिया। अब पूरी जीके कंप्लीट है। यही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं, जरूर देख के जाएं आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे पुलिस में देख लेना, वीडियो में, पटवार में, प्री में, सब में रिपीट होंगे। उसके बाद 24 के आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट बच रही है, वो भी हम अगली 2 वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।